अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फराज। स्किज़ोफ्रेनिया को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। स्किज़ोफ्रेनिया को हम डिफाइन करेंगे mixture of characteristic sign and symptoms that has been present for a significant portion of time during 1 month period and last for at least 6 months। तो जो पहली चीज़ हमने याद रखनी है कि इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिनको हम कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं, यानी एक झुरमट है कुछ साइन एंड सिम्टम्स का। ये साइन एंड सिम्टम्स कम से कम 1 माह तक रहने चाहिए विद इन 6 मंथ। 6 माह के अरसा में 1 माह का अरसा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिनमें ये साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट हों। अगर ये होंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि किसी पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये सोशल ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन को जाहिर करती हैं, यानी एक पर्सन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी नहीं कर सकता और उसके अंदर डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी हो चुकी हुई है, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा। इसमें डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन है, इन्फरेंशियल थिंकिंग है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल मॉनिटरिंग इफेक्ट, यानी अपने बिहेवियर को वो खुद से नहीं देख पाता कि मैं ये चीज़ें अप्रोप्रिएटली कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नील एंड क्रिंज की जो हमारे पास डेफिनेशन है स्किज़ोफ्रेनिया की, स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर। बेसिकली ये वर्ड साइकोटिक और न्यूरोटिक टर्मिनोलॉजीज थी सिगमंड फ्राइड की, जो बाद में तर्क कर दी गई। और साइकोटिक ऐसी चीज़ को कहेंगे जिसमें किसी पर्सन की फंक्शनिंग इस कदर डिस्टर्ब हो चुकी हुई है कि उसका दुनिया के साथ, हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं रहता, जिसको हम मजनून, पागलपन की कैफियत कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन थॉट। किस किस चीज़ के अंदर है डिस्टर्बेंस? सोच नहीं सकता जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, फील नहीं कर सकता जैसे नॉर्मल लोग फील करते हैं, और उस तरह का बिहेवियर या रवैये नहीं इख्तियार कर पाता कि वो जैसे नॉर्मल लोगों के। हंसने वाली बात पे रोना शुरू कर देता है, रोने वाली बात पे हंस रहा है। डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, और उसका थिंकिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो चुका है। वो आम लोगों की तरह एक क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग नहीं रखता। उसके जो वो बात कर रहा है उनका आपस में कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। उसकी परसेप्शन, यानी जो बाहर से सेंसेशंस आ रही हैं दुनिया से, जो सेंसरी डाटा हमारे पास पहुंच रहा है, ब्रेन उनको इंटरप्रेट करने से कासर हो जाता है, क्योंकि उनकी ब्रेन केमिस्ट्री और केमिकल डिस्टर्बेंसेस ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उनका अटेंशन स्पैन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाते। फ्लैट एंड इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट आ जाता है, कि इफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, तो उनके इमोशन अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन नहीं रहते हैं। बिजार होता है, कोई चीज़ बड़ी अजीब सी हो, स्ट्रेंज सी हो, मोटर एक्टिविटी, वो चलना फिरना उठना बैठना, उसके अंदर जो हरकतों सकनात कर रहे हैं वो नॉर्मल लोगों वाली नहीं होती, उनमें कोई रिदम या कोई एसोसिएशन नहीं पाई जाती है। तो इस तरह ये वो सारी कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, कॉन्स्टिलेशन होता है झुरमट होना, तो ये वो सारे हैं जो पाए जाते हैं पेशेंट में और जो नॉर्मल लोगों में नहीं होते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर बात करें कि हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से जो हिस्ट्री है, किस तरह से ये डिस्कवर हुआ और किस तरह से ये इसका पता चला कि ये एक बीमारी है। इनिशियली एमिली क्रेपलिन और यूजन ब्लूलर 2 लोग थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। क्रेपलिन ने इसको बताया कि पहले इसका नाम डिमेंशिया प्रीकॉक्स रखा गया। डिमेंशिया होता है यादाश्त की कमी, कि दरअसल जो यादाश्त इन लोगों की कहीं खो जाती है ना, इनकी जो बेसिकली स्किज़ो का मतलब है स्प्लिट ब्रेन, तो इनका ब्रेन स्प्लिट हो जाता है और वो नहीं, अपने दिमाग के साथ जो उनकी रीजनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनको कुछ पता नहीं चलता। और बाद में इसका नाम 1898 में स्किज़ोफ्रेनिया रखा गया। क्रेपलिन का ये मानना था कि अर्ली ऑनसेट एंड प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल डिस्टॉर्शन, के अर्ली ऑनसेट जवानी में ये बीमारी लाहक हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जेनेटिकली डिटर्मिंड है। तो तकरीबन इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास बनता है 18 to 25 ईयर्स तक का, तब ये बीमारी प्रेसिपिटेट हो जाती है यंग एज में मैक्सिमम। तो इसीलिए उसने इस चीज़ को मेंटल एनफिबलमेंट का नाम भी दिया। फिबल का मतलब होता है कमज़ोरी होना, जहनी कमज़ोरी, यानी ये बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर जहानत की, अकल की कमी होती है। उसके बाद 1908 में स्विस साइकाइट्रिस्ट ने स्किज़ोफ्रेनिया की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई। स्किज़ मीन स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड, तो ये ग्रीक वर्ड से ये इसने निकाला था, स्प्लिट ब्रेन। तो यहाँ से ये फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुई इसकी हिस्ट्री।
इसमें कोई एक सिंगल साइन और सिम्टम नहीं है, बल्कि जो मुख्तलिफ टाइप्स और काइंड्स होंगी उनमें डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन हमें पैटर्न्स नज़र आएंगे बीमारी के। ये लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ठीक नहीं होती है, और इसकी जो प्रेवलेंस या इसका जो एक तरह से कहीं मोड ऑफ डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग है, हमेशा रहती है, ये ठीक नहीं होती है, उसको हमने सिर्फ मैनेज ही करना है। तो नो सिंगल सिम्टम इज पैथोग्नोमिक ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, कोई एक सिम्टम नहीं है जिससे हम ये कहें कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये चीज़ है, बल्कि द डायग्नोसिस इन्वॉल्व द रिकग्निशन ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड ऑक्यूपेशनल एंड सोशल फंक्शनिंग। ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे साइन और सिम्टम्स इकट्ठे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं तो हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, बहरहाल हम उसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जिनमें कॉग्निटिव और इस किस्म की चीज़ें भी हम बात करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स जो हमारी बुक में जैसा कि गिवन है उसमें हमें डिलूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। जरा हम पहले पॉजिटिव सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द पेशेंट। पी याद रखना है, मैं अक्सर बच्चों को इस तरह से ये याद कराती हूँ ये चीज़ कि पी से पॉजिटिव और पी से प्रेजेंट, यानी ये पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। 3 P's हैं ये। पी फॉर मैं इससे लिखती हूँ, एक मिनट, ये ना हमारे पास 3 P's बनेंगे। प्रेजेंट इन पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये पॉजिटिव सिम्टम, ये 3 P's का मतलब है प्रेजेंट इन पेशेंट, पॉजिटिव सिम्टम्स। ये 3 लफ्ज़ आप याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि ये पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यानी ये क्या बात हुई कि ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। मसलन डेलूजन्स फॉल्स बिलीव्स विच आर प्रेजेंट इन द पेशेंट बट एब्सेंट इन नॉर्मल पीपल। इन्हें कुछ खदशात लाहक हो जाते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं होते हैं। हेलुसिनेशंस, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, फॉल्स परसेप्शंस, जो आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई दे रही, नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई दे रही, पेशेंट को सुनाई दे रही हैं। कैटाटोनिया, कुछ बिहेवियर में ऐसी चीज़ें जो पेशेंट के बिहेवियर में है, नॉर्मल लोगों में नहीं है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, जो कि पेशेंट की है उसकी कोहेरेंट नहीं रही, उसकी डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी हो गई है, नॉर्मल लोगों की डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी नहीं होती। दिस इज प्रेजेंट इन पेशेंट। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर इन मूवमेंट एंड स्पीच, पेशेंट में है, नॉर्मल लोगों में नहीं है, उनकी कोहेरेंट है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन दी पेशेंट। हमारी बुक में भी ये गिवन है, डिलूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। पॉजिटिव सिम्टम को ही हम पहले डिटेल से करते हैं, बाद में मैं इन सिम्टम्स की तरफ आऊँगी ताकि हम इनको ज़रा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास गिवन है डिलूजन, हेलुसिनेशंस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थिंकिंग। हमारी बुक में इस तरह से गिवन है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ गिवन होंगे लेकिन ये यही होते हैं। डिलूजन्स बेसिकली अगर हम इसको सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करें, डिलूजन्स ऑफ एरोनस बिलीव्स, एरर इन बिलीव्स दैट इन्वॉल्व्स मिस इंटरप्रिटेशन। हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को, परसेप्शन को, यानी जो आंसर्स ब्रेन ड्रॉ करके दे रहा है, सेंसेशंस को, जो बाहर से एक्सपीरियंसेस हमें गेन हो रहे हैं, कुछ का मतलब कुछ बता रहा है, उसको सही समझ ही नहीं आ रही। देयर कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ थीम्स, ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हो सकता है। मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की डिलूजन्स हो सकती हैं, फॉल्स बिलीव्स हो सकती हैं। मसलन पहले अब हम ज़रा 1 बाय 1 इनके ऊपर आते हैं। जो पहला है हमारे पास वो है परसिक्यूटरी डिलूजन। परसिक्यूशन का मतलब होता है मार डालना। पेशेंट को ये वहम हो गया कि कोई मुझे कत्ल करना चाहता है और इसके लिए उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, और बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। दैट ही इज़ बीइंग टॉर्मेंटेड, फॉलोड, ट्रिक्ड, स्पाइड एंड डेक्यूल्ड, ये सारी बातें करता है, हालांकि एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा हुआ होता और उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव एक लॉजिकल आंसर उसके पास नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फरेंशियल डिलूजन्स। रेफरेंशियल, रेफरेंस का मतलब होता है ना किसी का एक तरह से रेफरेंस इस्तेमाल करना। तो उनको ये लगता है कि जो दूसरे लोग बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको शक और वहम रहता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। सर्टन जेस्चर्स, कमेंट्स, पैसेजेस फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर, इवन टीवी के ऊपर कोई खबर चल रही है तो उसको लगेगा ये किसी ने मेरे लिए भेजी है। इट्स एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी, एवरी पर्सन इज प्लानिंग अबाउट मी। तो सॉन्ग, लिरिक्स, एनवायरमेंटल क्यूज सब डायरेक्टेड एट हिम और हर हैं, ये रेफरेंशियल कहलाएगा। डिस्टिंक्शन जो है वो स्ट्रांगली ड्रॉ करनी है। जो पेशेंट है ना उसकी बात के अंदर हमें बिल्कुल लॉजिक नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी होगी। जैसा कि
अब हम यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत सारे लोगों को वहम हो सकता है कि मुझे जहर तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो ये कहेंगे एलियंस मुझे जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डिल्यूजन्स बिजार होती हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ वर्ड होती हैं, फैंटेसी वर्ड से रिलेटेड होती हैं, जैसे एलियंस का जिक्र करना। इसी तरह समबॉडी इज़ ट्राइंग टू इंसर्ट माई ब्रेन, या किसी ने मेरा जो है ना दिल चोरी कर लिया हुआ है, यानी बाहर निकाल दिया हुआ है, तो अब बंदा जी तो नहीं सकता, ये समझ आती है। और सम टाइम कुछ नॉन बिजार भी होती हैं कि एकदम आपको समझ नहीं आती है कि सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कायम नहीं रहता, बल्कि उसका जो पूरा थीम है ना, जब आप वो समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पेशेंट का दिमाग ख़राब है और कोई बात नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डेल्यूजन एंड अ स्ट्रांगली हेल्ड आइडिया, ये आइडिया यानी वही बात है कि ये भी तो हो सकता है किसी के ज़हन में कोई आइडिया स्ट्राइक कर गया है, इज समथिंग डिफिकल्ट टू मार्क, ये मुश्किल है समझना, लेकिन डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कन्विक्शन विद विच द बिलीफ इज हेल्ड। कंट्ररी एविडेंसेस कैन नॉट वीकन द डेल्यूजन, नॉर्मल नहीं होता वो। अब ये जिक्र आया बिजार एंड नॉन बिजार का। स्किज़ोफ्रेनिक के यूजुअली जो डिल्यूजनल आइडियाज़ हैं ना, ये बिजार हुआ करते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, वो ये बात करेंगे कि मेरा जो दिल हार्ट है ना, रात को एलियंस आए थे उन्होंने चोरी कर लिया है, या वो ये कहेंगे कि मेरा जो दिमाग है ना, ये किसी ने इस तरह ना इसको काटा था और उसके अंदर कुछ भरा और फिर सिलाई कर दी इसके ऊपर, ये देखा टांकों के निशान नज़र आ रहे हैं। अब कितनी अजीब बात लग रही है सुनने में। तो वो इस तरह ये बिजार डेल्यूजन्स होंगी, बिजार अजीबोगरीब, out of world, unbelievable. Schizophrenic delusions are especially bizarre, but bizarreness may be difficult to judge. Delusions are deemed bizarre if they are clearly implausible. Implausible, there is no cause and effect relationship. There is no objective reality that we can infer. हमें नहीं समझ आ रही, हम कहाँ से इसको समझें कि ये सही कह रहा है। And not understandable and do not derive from ordinary life experiences. तो वो नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं होती हैं, वो बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, कुछ एलियंस के बारे में, जिन्नों भूतों के बारे में, इस किस्म की और भी बहुत सी चीज़ें जो कि एक बड़ी पैरानॉर्मल फिनोमेना के ऊपर होंगी। Bizarre delusion is a person's belief that a stranger has removed his or her internal organs and has replaced them with someone else's organ without leaving any wound or scar, और ऊपर निशान भी नहीं आया। तो ये इस तरह से these type of delusions can be bizarre and non bizarre। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो बुक में गिवन है, वैसे बहुत सारी हैं, हमें मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नज़र आती हैं। डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल। अब ये कंट्रोल है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। अब बंदे का ये ख्याल है मैं जो लफ्ज़ बोल भी रहा हूँ ना, ये भी किसी ने मेरे जो है थॉट्स कंट्रोल कर लिए हैं, टेलीपैथी कर ली है, और बहुत ही अजीब अजीब आइडियाज़ भी पेश करेंगे। इंडिविजुअल बिलीव दैट इज आइडियाज़ in thoughts and actions are controlled by someone else. Delusions that express a loss of control over mind or body are generally considered to be bizarre. जिनमें उनको लगता है कि मैं अपने जो मैंने कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर कोई जिन्नात घुस गई है, वो कर रही है। तो समटाइम कोई थॉट इंजर्शन है कि कोई मेरे अपने थॉट्स मेरे दिमाग में डाल रहा है, तो समटाइम उनको लगता है मेरे थॉट्स स्टील किए जा रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो फला पर्सन है, वो पढ़ रहा है, वो हमेशा मेरे दिमाग में घुसा रहता है। तो ये सारे के सारे डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन्स के बाद 3 तरह की डेल्यूजन्स बुक में, ये फरंदा शहनाज वाली में गिवन है, इसके अलावा भी होती हैं। किसी ने इसके अलावा किसी स्पेसिफिकली पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस आर फॉल्स बिलीव्स, ये फॉल्स सेंसरी डाटा हैं, फॉल्स सेंसरी इनपुट्स। जैसा कि जो हेलुसिनेशंस हैं, सेंसरी मोडेलिटी की डिस्टॉर्शन को कहा जाएगा। ऑडिटरी, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं पेशेंट को जो नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई देती, और वो ये कहता है ये देखा ये जो एलियंस हैं आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह की बात होगी। इसकी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अलावा मसलन जो विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी, ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देती। टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, ऐसी चीज़ें अपने बॉडी के ऊपर कीड़े रेंगते हुए महसूस करना जो नॉर्मल लोगों को नहीं होते। इसीलिए अक्सर आपने एक्टर्स को भी देखा होगा कि जब वो एक पागल की एक्टिंग करते हैं तो जिस्म खुजलना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, तो दरअसल वो हेलुसिनेशंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑल्फैक्टरी, ऐसी स्मेल सुनाई देना कि जो नॉर्मल लोगों को नहीं आ रही हैं। जितनी सेंसरी मोडेलिटीज़ हैं उतनी तरह की हेलुसिनेशंस हैं, 5 टाइप्स की। नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड थिंकिंग। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी आम लोग एक रैप बनाते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं, हम फ्लुएंटली बोलते हैं और हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम उसी सेंटेंस के ऊपर, उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक लफ्ज़ एक चीज़ पे होगा, दूसरा होगा और वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। किसी ने वो सादत हसन मंटो का वो अफसाना पढ़ा बैठा, वो टोबा टैग सिंह वाला, तो उसमें वो आता है, वो जिसमें वो पागल के बारे में बताया जाता है, वो सारा दिन बोलता रहता है उबड़ू दी गुड़गुड़ दी बेदहाना दी पता नहीं मांग दी टैंक, कुछ इस तरह वो बोलता है। तो इस तरह वो बिल्कुल एक नॉन कोहेरेंट और नॉन अंडरस्टैंडेबल किस्म की बोलते हुए लफ्ज़ बोलते हुए नज़र आ रहे होते हैं, डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ कहलाएगी कि उनकी जो एक तरह से थॉट पैटर्न है वो एक जगह पे नहीं रहता है।
इसको हम जरा पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारी बुक में। द पर्सन में, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, द पर्सन में स्लिप ऑफ द ट्रैक, वो ट्रैक से हट जाता है। मसलन आपने उससे नाम पूछा है तो वो कुछ के जवाब आप पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है, वो कोई का कोई जवाब दे रहा है आपको, फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। और डिरेलमेंट, इस चीज़ को डिरेलमेंट कहा जाता है। इनमें हर एक के ना मुख्तलिफ सारे और भी आपको साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में नेम्स मिलेंगे। डिरेलमेंट का मतलब होता है पटड़ी से उतर जाना। लूज एसोसिएशंस, एक टॉपिक पे बात कर रहा है लेकिन एकदम कोई नया लफ्ज़ आया तो वो उससे किसी और टॉपिक के ऊपर चला जाएगा। मसलन आप उससे पूछेंगे नाम, हो सकता है वो आपका अपना नाम बताए, मेरा नाम है मसलन कोई भी हम नाम क्या लेते हैं, कयूम है, तो नेक्स्ट आप जब सवाल पूछ रहे हैं वो कयूम पहाड़ी में रहता है, पहाड़ी समंदर होता है, समंदर में ना आगे मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ, और इस तरह उसने कोई लूज एसोसिएशन किसी भी एक स्टिमुलस या क्यू से अगला वो अपनी बनाता है, वो आपको फॉलो नहीं कर रहा होता। इसी तरह टेंजेंशियलिटी कैन आल्सो बी ऑब्जर्व, द इंडिविजुअल आंसर्स द क्वेश्चन इन अ कंप्लीटली अनरिलेटेड वे। इसको टेंगल्ड से लफ्ज़ निकला है ना, टेंगल उलझा हुआ, तो वो उलझाव का शिकार हो जाते हैं जैसे। अच्छा, वर्ड सैलिड, बातों का कचूमर बना देना, कचूमर बना देना। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल। हमारी एक कुलीग थी तो उनका नाम था नाजिया, तो जो पेशेंट था ना वो उसको वो ये याद हो गया था ना, वो सारा दिन बोलता रहता था बाजिया नाजी, नाजिया बाजी, बाजिया नाजी, नाजिया बाजी। अब वो सारा दिन यही बोलता रहेगा, कितनी देर बोलता रहेगा, यहाँ तक कि वो कोई उसका कोई एक तरह से जो ध्यान है वो किसी और चीज़ की तरफ नहीं बचेगा। इस तरह वर्ड सैलिड, बातों का कचूमर बना देना, और अक्सर उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह ये डिरेलमेंट, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच एंड वर्ड सैलिड, ये इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा भी होती हैं, मैं हर एक में इसीलिए बता रही हूँ कि अलावा भी होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स है, तो बहुत ही एक रिच किस्म की सिम्टम्स हमें नज़र आती हैं। तो बुक्स में एक ही टाइम पे सबको कवर करना मुश्किल होता है। ये हमने पढ़े हैं जी सारे पॉजिटिव सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट इन दी पेशेंट, पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स विच आर एब्सेंट इन दी पेशेंट बट प्रेजेंट इन दी नॉर्मल पर्सन। मेरे और आपके अंदर वो हैं, हम वो एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पेशेंट में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, मफकूद हो जाती है। तो ये किस किस्म के सिम्टम्स हैं, पहले हम यहीं पे ही इसको देख लेते हैं। साथ साथ मैं आपको पीपीटीज भी दिखाती जाती हूँ। इससे रिलेटेड ये डिल्यूजन्स हमें कुछ नज़र आ रही हैं, एलियंस की, ग्रैंडियोसिटी की, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है कि बिल्ली अपने आप को शेर समझ रही है, इसको पर निकल आए हुए हैं, ये डिल्यूजन ऑफ एक तरह से है, उसकी एक बिजार डिल्यूजन है। इस तरह कुछ भी हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पॉजिटिव सिम्टम्स हमने देखे, प्रोसिक्यूटरी, रेफरेंशियल, ग्रैंडियोस, रिलीजियस। रिलीजियस में पर्सन को वहम हो जाता है कि मैं कोई हायर ऑर्डर पर्सन हूँ और नाउज बिल्ला मैं कोई पैगंबर हूँ, या खुदा न खास्ता नाउज बिल्ला मैं खुदा हूँ, इस तरह भी अपने आप को करना शुरू कर देता है। कंट्रोल की भी। फिर नेक्स्ट हेलुसिनेशंस हैं, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये पॉजिटिव जो एक तरह से हैं सारे हमारे। कैटाटोनिया भी इसमें अंदर आता है कि एक पोस्चर या ऐसा पेशेंट एक पोज बना लेता है और हिलता नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव में आता है, क्योंकि नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करते हैं, थक जाते हैं एक पोज में। थॉट डिसऑर्डर्स में थॉट इंजर्शन है कि कोई मेरे जेन में आइडियाज़ डाल रहा है, थॉट विदड्रॉल है, कोई मेरे आइडियाज़ चोरी कर रहा है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, कोई मेरे दिमाग में घुस के अपनी तरफ से बातें किए जा रहे हैं, और जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये दरअसल मेरे नहीं है बल्कि एलियंस बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स भी हम आ रहे हैं। नेगेटिव सिम्टम्स जो कि पेशेंट में नहीं होते, लेकिन नॉर्मल लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, इसमें जो एक आम लाइन हमने याद रखनी है, अब हम ज़रा बुक में आते हैं, नेक्स्ट कहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। नेगेटिव सिम्टम्स इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन इन द रेंज एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। इसमें फ्लैट अफेक्ट, फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ या फ्लैट किस्म का, बिल्कुल प्लेन। अफेक्ट इमोशनल स्टेट, कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं, उनमें इमोशंस एब्सेंट हो जाते हैं। हम लोग वार्म होते हैं, स्माइल करते हैं, बुरे पुरानी गंदी बात पे रोते हैं, को परेशान करने वाली पे खुश होते हैं, वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। उनकी आंखें लाइफलेस होती हैं और उनका मुंह बिल्कुल फ्लैट नज़र आता है, उनकी आवाज़ टोन बिल्कुल वॉइसलेस नज़र आती है, उनके एक्सप्रेशंस इमोशन से खाली नज़र आते हैं, बिल्कुल स्पॉट चेहरा, जिसको हम स्पॉट चेहरा बोलेंगे ना। अच्छा, वर्ड ए का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ आए ना, याद है हम पढ़ते थे बायो में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉर्मल, एबनॉर्मल, ए। तो ए का मतलब होता है विदाउट, ए मीन्स विदाउट। अच्छा, एलॉजिया,
अब लॉजिया का मतलब होता है स्पीच, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, ज़रा इसको हाईलाइट कर लें, स्पीच। तो अब विदाउट स्पीच यानी लैक ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उनके पास अल्फाज ही नहीं है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें। ब्रीफ लैकोनिक एम्प्टी रिप्लाइज हैं, उनके रिप्लाइज बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। अच्छा, एवोल्यूशन, वोल्यूशन का मतलब होता है मोटिवेशन होना या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे हम उठे, हमने ग्लास में पानी डाला, पिया, किताबें, हम सारा दिन जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई मीनिंग पाया जाता है। एवोल्यूशन कोई गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी नहीं, बस बिला वजह ही ना उनके अंदर किसी चीज़ की एनर्जी नहीं रहती। दी पर्सन में सिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बैठा है तो बैठा ही रह गया, शो नो इंटरेस्ट इन वर्क और सोशल एक्टिविटीज़। तो लैक ऑफ एनर्जी को हम एवोल्यूशन कहेंगे। फिर है एनहेडोनिया, हेडोनिया प्लेयर, वर्ड हेडोनिया इज इंटरेस्ट एंड प्लेयर, ये वाला। और ए का वर्ड ऐड हो गया तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेयर, किसी भी किस्म की चीज़ में उन्हें मज़ा नहीं आता। सोशियलिटी का मतलब होता है सोशलाइज करना, टू बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स, और ए सोशियलिटी टू इम्पेयर्ड सोशल रिलेशनशिप्स को तोड़ डालना। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स गिवन है, कैटाटोनिया और इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। कैटाटोनिया बेसिकली इसके अंदर भी हम दो पढ़ेंगे, कैटाटोनिक बिहेवियर जो कि पेशेंट्स में पाया जाता है। कैटाटोनिक मोटर बिहेवियर्स इंक्लूड मार्क्ड डिक्रीज इन रिएक्टिविटी टू द इन्वायरमेंट समटाइम्स रीचिंग टू एक्सट्रीम डिग्री ऑफ कंप्लीट अवेयरनेस। इसके अंदर क्या आता है, हाईली एक्साइटेड, यहाँ तो बैठ ही नहीं रहे एक जगह पे और बस ओवर एक्साइट हो गया है, वो ना सो रहा है ना बैठ रहा है, बस उसने एक बहुत ही एजिटेशन फैलाई हुई है। और समटाइम्स स्टूपर में आ जाता है। इसको हम ज़रा देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। स्टूपर, पेशेंट अडॉप्ट अनयूजुअल पोस्चर्स एंड मेंटेन देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अक्सर ना वो कुर्सी की तरह का बड़ा ही अजीब सा एक पोस्चर बना लेंगे, बाजू ऊपर कर लेंगे और किसी सूरत नीचे नहीं करेंगे, तो वो स्टूपर कहलाएगा। इसके साथ में ना एक वर्ड आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें क्या है कि जो ही हम एक मोमबत्ती की मोम की तरह कहीं उसकी हाथ पैर मोड़ रहे हैं ना, उधर तक तो वो मुड़ जाएगा, तो वो बिल्कुल गुड़िया सी बन जाएंगी, जैसे मोम की गुड़िया होती है। आपने उनका हाथ ऐसे टेढ़ा कर दिया है, बेंट कर दिया है तो वो बेंट हुआ रहेगा, सीधा कर दिया तो सीधा हुआ रहेगा। स्टूपर में वो बिल्कुल नहीं हिलाते, रिजिड हो जाते हैं, नहीं पोस्चर चेंज करते। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में पोस्चर चेंज करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करते, जितना सा आपने कर दिया है बस उतना रहने देंगे और बाकी ख़त्म कर देंगे। इसको ज़रा हम पीपीटीज़ में देखते हैं ताकि हमें ज़रा अच्छा क्लियर आ जाए। ये मैंने तकरीबन सारे एक्सप्लेन कर दी, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रही। अब ज़रा एक नज़र इसका स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा से देख सकते हैं नेगेटिव सिम्टम्स को। अब हम आते हैं, ये कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, इनको भी हमने देख लिया है। ये कैटाटोनिक है। अब ये देखें जहाँ पर जो पिक्चर गिवन है, ये जो पेशेंट है इसको इन्होंने व्हील चेयर पर बिठाया हुआ है क्योंकि ये उठने को तैयार नहीं है, और इसने इधर एक हाथ किया हुआ, एक नीचे किया हुआ गर्दन, और ये घंटों के हिसाब से, इवन दिनों के हिसाब से ऐसे ही बैठे रहेंगे और नहीं हिलाते हैं। तो जब ये नहीं हिलाएंगे तो ये स्टूपर है। और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी ये होगा कि आपने जोर लगा के हाथ इसका नीचे कर दिया, उसको सीधा कर दिया, अब ये उसी तरह बैठा हुआ है जैसे बुत का बुत होता है, तो वो अपने आप को खुद नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो ये इसी तरह से जो हमारे पास कुछ इनके ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं जो बन जाते हैं। Inappropriate effect, the individual with schizophrenia may display inappropriate effect, for example smiling, laughing or a silly facial expression without any cause. The emotional responses of these individuals are out of context. जो भी emotional effect दे रहे हैं वो inappropriate, उस सिचुएशन में ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी की खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई है तो हंस रहे हैं, और अगर कहीं खुशी का मकाम है तो वहाँ पर रोना शुरू कर दिया है और झंझलाहट का शिकार हो गए हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी और नॉर्मल जो एक तरह से लाइफ है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। डीरियलाइजेशन हो जाती है, अपना पता नहीं चलता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मेरा नाम क्या है। सोमैटिक कंसर्न्स भी बढ़ जाते हैं, यानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तकालीफ बन जाती हैं। डेल्यूजनल प्रपोर्शन यानी वहम करने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सी चीज़ों से डरने लग जाता है पेशेंट, और जो उसकी मोटर एबनॉर्मेलिटी है, चाल मुतासिर हो जाती है, यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ कैटाटोनिक बल्कि अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक चाल ढाली हमें देखने से ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट है। सुसाइड रेट भी इन लोगों का हाई होता है, और मुख्तलिफ सब ग्रुप्स के अंदर जो एक तरह से अजॉल्टिव यानी एग्रेसिव बिहेवियर भी देखने में बहुत ज़्यादा है। निकोटीन डिपेंडेंसी भी या ड्रग यूज़ भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ जाता है। इन लोगों की जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, और इनकी फैमिलीज़ की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर किसी घर में स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, यूजुअली जो हमें ज़्यादा कॉमन नज़र आया डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस तकरीबन 80% पॉपुलेशन में जो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी अदर सिम्टम्स भी पाए जाते हैं।
ये हमने अभी पढ़ लिए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव और अदर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, और प्लस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्लिप में मैं शेयर करूंगी इसकी डिफरेंट टाइप्स, काइंड और एटियोलॉजी। मेरे चैनल के साथ बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में और स्किज़ोफ्रेनिया को मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इस्हाक और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की सब टाइप्स। ये हमारी जो फरखंदा शहनाज वाली बुक है उसमें ये पेज नंबर 103 से ये स्टार्ट होता है। इस क्लिप में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर गिवन है ऑनसेट एंड एक्टिव फेज। जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ जेनेटिकली डिटरमिन्ड और इसकी ऑनसेट का जो पैटर्न है ये अर्ली एडोलेसेंट टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। तो रिलेटिवली स्वीयर कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, यानी वो साइन एंड सिम्टम्स जो इकट्ठे होते हैं, दे अकर टुगेदर, वो एक झुरमट की फॉर्म में इकट्ठे आते हैं। जब ये सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं वाज़े तौर पर तो उसको एक्टिव फेज कहेंगे, यानी जब स्किज़ोफ्रेनिया का पूरा हमला पेशेंट के ऊपर हो जाता है और तमाम के तमाम सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, वर्ड सैलेड, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और पर्सन की डेली लाइफ रूटीन भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, प्लस उसकी जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इन्वॉल्व्स डिसफंक्शन इन वन और मोर मेजर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, वर्क है, एजुकेशन, सेल्फ केयर, ये तमाम एरियाज उसके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये किस तरह डैमेज होते हैं? इस तरह है कि उससे समझें कि वो कोई भी काम नहीं कर पाता और हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इसके ऊपर किसी बीमारी का या कोई प्रॉब्लम है जो इसके साथ चल रही है। फंक्शनिंग इज क्लियरली बिलो दैट विच हैड बीन अचीव्ड द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। उसके बाद क्या है? ये एक्टिव फेज हुआ जिसमें बीमारी का मुकम्मल हमला पेशेंट के ऊपर हो गया। सेकंड, इसके बाद है हमारे पास प्रोड्रोमल सिम्टम्स। प्रोड्रोमल ये वो वाले सिम्टम्स होंगे प्रेजेंट प्रायर टू एक्टिव फेज, अभी बीमारी का पूरा हमला नहीं हुआ। तो ये जो पेशेंट्स हैं, यानी 18 है तो अगर 10 या 12 साल की एज में तो भी कुछ अजीब अजीब हरकतें अपने आप से बातें करते हुए नजर आएंगे। तब हमें लगता है कि ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं कोई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आता है कि बच्चा कोई कंप्लेंट्स करता है और शुरू में लगता है कि उसको जिन चुड़ैल भूत का कुछ इस तरह का चीज़ हो गई है। तो दरअसल यानी जो प्रोड्रोमल फेज है ये सबसे पहले ये इनिशियल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, प्रोड्रोमल। जब ये एक टाइम गुजर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फेज की तरफ, फिर ये एक्टिव फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। और देन उसके बाद जब दवाई वगैरह शुरू की जाती है या पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो फिर क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स तो डिसअपियर हो जाते हैं, जो उसके हैं वो तो रहते हैं, एक्टिव जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। यानी उसको दवाई देंगे तो उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक होंगे। अब उसको एक तरह से डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रही, लेकिन वो एटिपिकल है, उसके अंदर एवोल्यूशन है, वो जो सारे हमने पढ़े थे ना नेगेटिव सिम्टम्स, ये परसिस्ट करेंगे। तो नेगेटिव सिम्टम्स आर पर्टिकुलरली कॉमन इन प्रोड्रोमल एंड रेजिडुअल। रेजिडुअल के जब एक्टिव फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी ये थर्ड स्टेट कहलाएगी एक तरह से, ये रेजिडुअल है। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। प्रोड्रोमल जब अभी बीमारी स्टार्ट होने वाली है, एक्टिव फेज जब बीमारी का हमला हो गया और उसके बाद दवाई वगैरह स्टार्ट किए या एक टाइम पीरियड गुजरा है और उसके बाद बीमारी का जो भरपूर हमला है वो चला गया, लेकिन उसको रेजिडुअल फेज इसलिए कहेंगे क्योंकि बीमारी पलट कर आती है और बार बार आती है, सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ती है और इसमें स्टिल रेजिड्यूज रह जाते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के। Individual who had been socially active may become withdrawn, they lose interest in previously playable activities, less talkative हो जाते हैं और इस तरह इनके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं ये परसिस्ट करते रहते हैं। ये इसका पैटर्न हो गया जो हमारे पास उसके तीनों आते हैं। देन वी कम टू दी जो हमारा आज मेजर कंसर्न है वो है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का। स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स को जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो डिवाइड करते हैं एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, क्योंकि उसके मुताबिक उन्होंने दवाइयाँ देनी होती हैं। सम दवाई जो मेडिसिन्स हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स को इनहिबिट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स पे एक्ट करेंगी, तो उन्होंने अपने डिजीज़ पैटर्न के और मेडिकेशन के हिसाब से दवाइयाँ देनी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो DSM-5 है हमारी, उसमें जो हमारे पास पैटर्न गिवन है टाइप्स का वो ये वाला है। ये साइकोलॉजिकल बुक्स में DSM में ये वाला पैटर्न यूज़ होता है। तो इसको हम ज़रा 1 by 1 देखते हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है।
स्किज़ोफ्रेनिया की सब टाइप्स में कैटाटोनिक, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल, ये 5 टाइप्स कंसिडर होती हैं। इन सब के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बेयर अप होते हैं। सबसे पहले हम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को देखते हैं। वर्ड पैरानोया मीन्स सस्पिशियस, वो पर्सन जो शक वगैरह करता है, पेशेंट इसमें कुछ अजीब बिजार एंड नॉन बिजार डिल्यूजन्स बनाकर बैठ जाता है और वो इस शक में मुब्तला हो जाता है। मसलन डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कोई मुझे मारना चाहता है। फीलिंग्स ऑफ पैसिव एंड एक्टिव कंट्रोल, किसी ने मेरे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया है या अपने थॉट्स इंसर्ट कर रहा है। फीलिंग्स ऑफ इंट्रूजन, कोई मेरे जिस्म के अंदर घुस गया हुआ है। The delusions are not usually systematized too much without tight logical connection, और उसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं नजर आता जो एक नॉर्मल पर्सन ड्रॉ करके दे जाता है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इज ऑल अबाउट स्प्लिट ब्रेन, देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, तो वो कोई भी रियलिटी वाली चीज़ नहीं लगती है उसमें। delusions are often combined with hallucinations of different senses, mostly with hearing voices, तो इसमें साथ में वॉइसेस भी आती हैं कि मुझे किसी आवाज़ ने ये बताया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के लोग बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं क्योंकि ये अपनी पैरानोया और अपनी वॉइसेस की वजह से खुद भी सुसाइड कमिट कर सकते हैं और किसी दूसरे शख्स को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसमें अब हम पैरानोया की हमारी जो बुक है उसमें किस तरह से गिवन है इसको भी हम देख लेते हैं। Presence of prominent delusions and auditory hallucinations in context of a relatively preservation of cognitive functioning and affect, यानी context क्या है कि क्या चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, सोचो विचार की सलाहियत, और इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कुछ फॉल्स बिलीव्स हैं। Hallucinations are typically related to content of the delusional themes. Associated features include साथ में anxiety, anger, aloofness, argumentativeness, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम बहस करते हैं कि आपकी बात सही नहीं है तो वो यकीन नहीं करता, वो कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और इंडिविजुअल जो है वो सुसाइडल बिहेवियर की तरफ भी जा सकता है। ग्रैंडियोस का मतलब होता है अपने आप को बहुत बड़ा समझना, कोई बहुत ही हायर पर्सन समझना। इस तरह से उनको समटाइम जिस तरह रेफरेंशियल है तो उनको ये लग जाता है कि जैसे कोई फिल्म स्टार है तो दैट इज़ इन लव विद देम, और वो उसके बाद जो गाने वगैरह वो गा रहा है या गा रही है वो मेरे लिए हैं, सारी चीज़ें इस तरह से, तो किसी भी किस्म की हो सकती हैं। तो डिल्यूजन में दरअसल देयर इज़ ए फॉल्स आइडिया और बिलीव्स जिसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस आएंगे। अगर आपने मेजर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है ना तो पैरानोया में आपने हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स, ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में पाई जाती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पैरानॉइड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया को ही हम हैबीफ्रेनिक भी स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। हैबीफ्रेनिक या डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया मींस जिसमें पर्सन हैज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट, ये सारे वर्ड्स आएंगे डिसऑर्गेनाइज्ड वाले। तो कोई से दो आपने याद कर लेने हैं इसमें, जिस तरह इसमें हमने ये दो याद रखे हैं, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन पैरानॉइड टाइप, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जो है ये टिपिकल है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में। ये सारे इसमें लिखे हुए हैं कि एक पर्सन जो बात कर रहा है उसकी सेंस नहीं बन रही, उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे सर्दी और गर्मी की मुताबिकत से उसने कपड़े नहीं पहने हुए, एकदम वो कहेगा मुझे गर्मी लग रही है हालांकि बाय माइनस टेम्परेचर हो। फ्लैट आर इन अप्रोप्रिएट इफेक्ट वही है कि हंसने वाली जगह पे रोना शुरू कर रहा है, रोने वाली जगह पे हंसना शुरू कर रहा है। उसका जो कंटेंट है सारा स्पीच का वो सारा बड़ा बेजार होता है। वर्ड सैलिड, टेंजेंशियलिटी ऑफ स्पीच और डिरेलमेंट, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ग्रिम्सिंग, मैनरिज्म एंड ऑडिटीज ऑफ बिहेवियर, अजीब से बिहेवियर शो करेगा जो बिजार लगेंगे हमें, इनको हम हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बी कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसको हम ज़रा देखते हैं कि हमने इसके बारे में क्या मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है विद ब्लंटेड एंड इनअप्रोप्रिएट इमोशंस। एडोलेसेंट ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है। जो बिहेवियर है वो बहुत बिजार का मतलब होता है कि अनरियलिस्टिक लगता है हमें देखने में। मैनरिज्म्स, कोई अजीब से उसने जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज है वो इख्तियार की होगी जो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि ये कोई अजीब सी तरीके से चल रहा है, जैसे कोई शराबी चाल चल रहा है या इस तरह से। इसके अलावा वो ही है कि अजीब सी बातों पे हंसेगा। सूडो फिलोसॉफिकल ब्रूडिंग, एकदम से आपको ऐसे जाहिर करेगा जैसे मुझे बहुत समझ आ रही है और मैं बहुत समझदार हूँ। एंड इम्पल्सिव रिएक्शन, और एकदम से गुस्सा करना शुरू कर देगा या तालियां बजानी शुरू कर देगा विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। आप एकदम से कहेंगे पता नहीं क्या हो गया। एंड सोशली आइसोलेटेड बिहेवियर है। प्रोग्नोसिस इसका ठीक नहीं है, तमाम स्किज़ोफ्रेनिया का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। प्रोग्नोसिस होता है चांस कितना है ठीक होने का, तो इनमें कम चांस होता है ठीक होने का। नेक्स्ट हम आते हैं अब
कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में जो हमने वर्ड्स ऐड करके रखने हैं ना, जिस तरह दो मैं बता रही हूँ, इसके अंदर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूपर, दो आपने लफ्ज़ याद रखने हैं। हर एक के अंदर मैं आपको दो मेन सिम्टम्स बता रही हूँ जो आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा है स्टूपर। कैटाटोनिया में आपने मस्ट है कि आप ना ये दो चीज़ों के नाम ज़रूर लिखें। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जिस तरफ बाजू मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बाजू पेशेंट मोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद खुद से मोबिलिटी नहीं शो कर रहा, वैक्स की तरह लग रहा है, एक वैक्स का स्टैचू है। और स्टूपर आप जोर लगा रहे हैं बाजू सीधा हो जाए, लेकिन वो रिजिडनेस का मुजाहरा कर रहा है और नहीं बाजू खोल रहा। इधर यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्ड साइकोमोटर रिटार्डेशन। साइकोमोटर, साइको वर्ड हुआ साइकोलॉजी का और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, यानी साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से एक पर्सन की मोबिलिटी या मूवमेंट या हरकत डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। मोटरिक इमोबिलिटी, वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, या बैठता ही नहीं है टिक के। एक्सट्रीम नेगेटिविज्म, जो भी बात कह रहे हैं नहीं मानता, बस ना लगाई हुई है। म्यूटिज्म, जो मर्जी कह लो, बात कराने की कोशिश कर लो, वो म्यूट है, खामोश हो गया, नहीं बोल रहा। पेक्यूलैरिटीज़, इख्तिसामी, अजीबो गरीब चीज़ें, खसूसियत, कोई चीज़ जो बहुत ही ख़ास है। वॉलंटरी मूवमेंट, जो मसल्स हम खुद से मूव कर सकते हैं, उनमें भी वो कुछ पेक्यूलैरिटीज़ दिखा रहा है, कोई अजीबो गरीब किस्म की बाजारनेस दिखा रहा है। जैसे हम एक नॉर्मल पोस्चर में कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसे ही शो करेगा जैसे कुर्सी पे बैठा, हालांकि नीचे कुर्सी नहीं होगी। और उसने ज़ाहिर है कि वो कोई जिम्नास्टिक पर्सन तो नहीं है कि जिसने ये चीज़ें सीखी हुई हैं। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इकोलेलिया मीन्स सेंसलेस रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। जैसे मैंने कल बताया था कि इकोलेलिया के, जिस तरह मैंने हमारे साथ एक कोलीग थी, उनका नाम था नाजिया, तो जो पेशेंट है ना वो ये बोलता रहता था बाजिया नाजी, नाजिया बाजी, बाजिया नाजी, नाजिया बाजी। तो ये इकोलेलिया है, एक लफ्ज़ तोते की तरह मुंह पे चढ़ गया, वो वही बोली जाएगा। इकोप्रेक्सिया, दैट मीन्स रेपिटेटिव इमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द अदर पर्सन। किसी एक बंदे के पीछे लग गया, जो वो कर रहा है उसकी नकली करी आ रहा है, उसके पीछे पीछे फिर रहा है। समटाइम जो मेडिकल वार्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, उनमें कोई नर्सेज या कोई पर्सन, उनको कुछ साइकोलॉजिस्ट को उनको लग गया ना एकदम से, बस उसके पीछे लग जाएंगे, जो वो कर रहा है बस उसी तरह की हरकतें शुरू कर देंगे। तो ये इकोप्रेक्सिया, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट, इकोलेलिया रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। उसके बाद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूपर, ये हमने एडिशनल नाम पढ़े हैं। एडिशनल फीचर्स में इंक्लूड स्टीरियोटिपिकल होता है अजीबोगरीब मैनरिज्म, ऑटोमेटिक ओबीडियंस, कई दफ़ा एकदम बात माननी शुरू कर देगा, खाना खा लो खा लूँगा, बैठ जाऊँगा। मिमिक्री, किसी की नकल उतारना। अब जब इकोप्रेक्सिया फ्रेज में है तो अब वो ऑटोमेटिकली ओबीडियंस और मिमिक्री भी कर रहे हैं। पर्सन में हार्म हिमसेल्फ और अदर इन एक्साइटमेंट फेज, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट फेज में है तो फिर उस टाइम पर वो कंट्रोल नहीं हो पाते और डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है फिजिकल इमोबिलिटी, के वो फिजिकली मूव नहीं कर सकते, ना बात कर सकते हैं, रिजिड पोजीशन बना लेते हैं। फिर यहाँ है फॉर्म ऑफ इमोबिलिटी नोन एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इफ अ पर्सन's arm is moved into a certain position, it will stay in that position for hours. Excessive mobility, move in an excited manner that appears to have no purpose. May pace in a frenzy, turn in circles, flail your arms or make loud noises. ये excessive है ना, एकदम annoying से हो जाते हैं। पेक्यूलर मूवमेंट किस किस्म की, इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल पोस्चर, अजीब सा पोस्चर जो अदरवाइज नॉर्मल पर्सन नहीं बना सकता। ग्रिमेस, मेकिंग अ फेस, ऐसे चढ़ाने वाले मुंह बनाना। फॉर लॉन्ग पीरियड्स आर यूज स्ट्रेंज मैनरिज्म, तो मुंह चढ़ाना, किसी का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर शो करना, जैसे वर्ड्स रिपीट करना, ऑब्सेसिवली फॉलोइंग अ रूटीन और ऑलवेज अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली द सेम वे, बार बार किसी एक काम के पीछे पड़ जाना फिर उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस, समटाइम तो बिल्कुल बात नहीं मानते हैं, अब जो मर्जी कह लें वो मूव नहीं करते हैं। समटाइम इमिटेटिव स्पीड और मूवमेंट, वे बार बार वही चीज़ रिपीट करते जाएंगे। ये हमारे हो गए 3 मेजर टाइप्स हैं। जो मेजर टाइप्स हैं ना स्किज़ोफ्रेनिया की बुक में, वो ये 3 ही हैं, पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कैटाटोनिक। अब मेरे साथ जरा रिपीट करें, मुझे पता चले आपको आ गया या नहीं। पैरानॉइड में डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड में डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, कैटाटोनिया में वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूपर। ये लफ्ज़ आपने याद रखने, इसमें ज़रूर लिखने। अब हम ज़रा इन दोनों की तरफ आते हैं जो बाकी बच गए हैं हमारे पास। अनडिफ्रेंशिएटेड, अगर ऐसा होता है कि यहाँ से पैरानॉइड से डिल्यूजन्स आ गई हैं पेशेंट में, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी है और कोई एक आध वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी पेशेंट शो कर रहा है, यानी सब में से एक एक सिम्टम पिक कर लिया, तो अब हम किसी एक कैटेगरी में इन तीनों में से
उनको कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं। अब हम अनडिफरेंशिएटेड जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं, यूजुअली ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई एक मेजर कैटेगरी बन ही जाती है, लेकिन ये तब होता है जब हमारी केस स्टडी मुकम्मल नहीं हुई या हमें भी डिटेल्स वाजे नहीं हुई और हमने किसी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और हमारी ऑब्जर्वेशन मुकम्मल नहीं हुई, तो इस फेज में हम अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी में पेशेंट को डाल लेते हैं। और रेजिडुअल हमने मेडिकेशन दे दी या कुछ टाइम गुजर गया, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो एक तरह से पैटर्न ऑफ डिजीज है वो 1 मंथ कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, एक्टिव फेज सिम्टम एटलीस्ट विद इन 6 मंथ, 6 माह के अरसे में 1 माह के अंदर भी अगर सिम्टम्स प्रेजेंट है तो हम स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद बीमारी का जो जोर है ना वो घट जाता है, तो वो रेजिडुअल फेज में चला जाता है। समटाइम दवाई की वजह से और समटाइम पर्सनल रीजंस की वजह से भी कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती हैं। तो जिसको एक भी एपिसोड हो चुकी है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, तो वो डायग्नोज्ड स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट कंसिडर होगा, तो वो रेजिडुअल फेस होगा अगर उसको एक्टिव सिम्टम्स नहीं है, यानी एक्टिव पॉजिटिव सिम्टम्स अगर नहीं है तो रेजिडुअल फेस है। इसको हम जरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। अनडिफरेंशिएटेड को डिफाइन किया गया है, सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हैं बट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड या कैटाटोनिक, इन तीनों में से कोई एक नहीं आ रहा। और रेजिडुअल द डायग्नोसिस इज यूज्ड व्हेन इंडिविजुअल इज करंटली नॉट शोइंग क्लिनिकल पिक्चर ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स बट हैज एट लीस्ट 1 एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एक जरूर उसको है। जैसे मैं बता रही हूँ रेजिडुअल टाइप में नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये भी हम याद रख सकते हैं इसमें ये बात। इसके बाद में जरा देखते हैं कि इसमें हमारी पीपीटीज में हमारे पास इसके हवाले से क्या चीज गिवन है। ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, undifferentiated psychotic condition meeting diagnostic criteria for schizophrenia but not conforming to any subtype, exhibiting the features of more than one of them, predominance of a particular set of diagnostic characteristic, किसी एक कैटेगरी में फिट इन नहीं हो पा रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं हमारे पास गिवन है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज याद करने हैं और ऐड करने हैं जो डीएसएम में गिवन है। इनको हम दोबारा से भी देखेंगे। अभी हमने पढ़ ली हैं बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी जो मैंने पिछली क्लिप में शेयर किए हैं, और आज हमने टाइप्स भी पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट क्लिप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मेरे चैनल के साथ बंदे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। कोई क्वेरीज हो, आपकी पूछने वाली बात हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेलनेस बाय फरा। स्किज़ोफ्रेनिया की एटियोलॉजी या काजेस के ऊपर आज हम बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हाईली जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, यानी जीन्स के अंदर जो बीमारी है ये रन करती है फैमिलीज़ में। तो फ्रॉम दी पेरेंट्स आर इन सिस्टर ये पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। और ये चीज़ हमें समझ आई जो बिहेवियर जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें फैमिली स्टडीज़ और एडेप्टेशन स्टडी मेथड्स इस्तेमाल किए गए थे। जो पहला हमारा पॉइंट है उसको हम देखते हैं। फैमिली स्टडीज़ क्या कहती हैं इस हवाले से। आम पॉपुलेशन में स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क लेस देन 1% है, यानी 1% से भी कम है। लेकिन जो रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया हैं उनमें ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और ये स्टडीज़ 1996 में कंडक्ट की गई थी। रिसर्चर के नेम याद रखने हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। द डाटा गैदर्ड बाय फैमिली मेथड थस सपोर्ट दैट स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी ट्रांसमिटेड जेनेटिकली। ये हमारे पास एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से फैमिलीज़ में रन होती है, यहाँ पर हमारे पास ये चार्ट है। ये आपने ज़ुबानी याद करना है और आपने ज़रूर इसको ऐड करना है पेपर करते हुए। मियाँ और बीवी के बीच में 1% यानी जनरल पॉपुलेशन, अगर वो आपस में रिश्तेदार नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन पोतों में 2.8, भांजे भतीजे यानी सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में है ना ये एक तरह से। तो ये देखें एक तरह से डबल हो जाता है। फिर अपने बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स के बच्चों में ये 9.35, और सिबलिंग्स के एक बहन को है या भाई को हुआ है तो नेक्स्ट अगर कोई नई बर्थ भी होती है तो उसको भी चांसेस है 7.3%। डायजाइगोटिक ट्विन, डीजी का मतलब है डायजाइगोटिक, यानी ऐसे बच्चे जिनमें एक बहन और एक भाई है तो वो
टू डिफरेंट एग से अलग अलग फर्टिलाइज हुए हैं, इनमें 12% होता है, क्योंकि स्टिल उनमें जेनेटिक डाटा सिमिलर नहीं होता, हाईली सिमिलर नहीं होता। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन वो होता है जिसमें एक ही एग टू में डिवाइड हुआ है, इसमें दोनों बहनें होती हैं या दोनों भाई होते हैं। ये 44% पे चला जाता है, यानी एक मोनोजाइगोटिक ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो दूसरे को चाहे हमने किसी दूसरे इन्वायरमेंट में क्यों नहीं छोड़ दिया, उसको भी स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस तकरीबन 44% होता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि किस हद तक ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। उसके बाद हमारे पास ट्विन स्टडीज़ हैं। ट्विन स्टडीज़ अब ये एक्सक्लूसिवली इनके ऊपर हम बात करते हैं कि स्टिल मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक होने की वजह से ही ये डबल हो रहा है प्रोपोर्शन। अब ट्विन स्टडीज़ में ये देखेंगे कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें ये चांस बहुत ज़्यादा है। तो क्लेवर एनालिसिस सपोर्ट अ जेनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हाई कंकॉर्डेंस रेट। आगे आप इसको थोड़ा सा रीड कर लें। हमने बताना यही है कि फैमिली स्टडीज़ में बेसिकली ये जो पैटर्न है ये रन करता है, और ट्विन स्टडीज़ में हमें जो ये पैटर्न है ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। अब है एडेप्टेशन स्टडीज़, यानी वो बच्चे मसलन अब यहाँ पे आते हैं, ये तो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक की ये ट्विन स्टडीज़ हैं, जिससे पता चला कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा है। अब हमें ये पता चला कि वो पेरेंट्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था उनके बच्चे अगर दूसरे इन्वायरमेंट में छोड़े जाएँ तो क्या होता है। इस हवाले से ये हमारे पास फैमिली स्टडीज़ हैं, एडेप्टेशन स्टडीज़ हैं। द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन हुज मदर हैड स्किज़ोफ्रेनिया बट हु वर रेयर्ड फ्रॉम अर्ली इन्फेंसी टू नॉन स्किज़ोफ्रेनिक एडेप्टिव पेरेंट्स। जो नॉन स्किज़ोफ्रेनिक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर बच्चे रखे हैं तो भी उनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, यानी इन्वायरमेंट चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। टू फॉलो 47 पीपल बॉर्न बिटवीन, ये स्टडी का सारा बताया गया है 47 ईयर्स में, 1915 से 47 में वुमेन विद स्किज़ोफ्रेनिया इन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल। इन्फेंट्स को शुरू से ही बच्चों माँ से अलग कर दिया गया, फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ दिया गया। 50 कंट्रोल पार्टिसिपेंट, 50 कंट्रोल वो बच्चे जो नॉन स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स के थे उनको भी उनको भी सिलेक्ट किया गया और उनको भी सेम होम्स में भेजा गया, फोस्टर होम्स में केयर टेकर्स के पास भेजा गया जिनमें वो स्किज़ोफ्रेनिक मदर के बच्चे थे। फॉलोअप से हमें क्या पता चला, जो कि 1964 में हुआ, MMPI और IQ टेस्ट वगैरह लगाए गए, बाकी सोशल क्लास रेटिंग्स वगैरह की गई, तो उससे भी हमें इंपॉर्टेंट बातें समझ आई जो ये वाली हैं। अब हम ज़रा इस पे आते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई थी। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफस्प्रिंग्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक, ये वो हैं जिनके पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया था और ये स्किज़ोफ्रेनिया फ्री पेरेंट्स। दोनों की एज सिमिलर थी, ये कंट्रोल एग्जर्ट किया गया। डिसेबिलिटी का रेशो लो, अब ये यहाँ पर फाइंडिंग स्टार्ट हो रही है। ओवरऑल रेटिंग ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी किसी भी किस्म की रिटार्डेशन, और जो स्किज़ोफ्रेनिक थे उनमें 65 और इसमें 80। लो स्कोर इंडिकेट मोर पैथोलॉजी। नंबर डायग्नोज्ड स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस बच्चों के अंदर 5 निकले, और जो कंट्रोल थे नॉन स्किज़ोफ्रेनिक वो 0% थे। यहाँ से ये देखें कितना कंट्ररी इन्फॉर्मेशन है। मेंटली डिफेक्टिव भी थे स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स के बच्चे, साइकोपैथिक टेंडेंसीज भी उनमें ज़्यादा थीं, और डायग्नोस्टिकली न्यूरोटिक यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बीमारियाँ भी इनको ज़्यादा थी। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इवन दो द चिल्ड्रन वर रियर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स स्टिल दे डेवलप द टेंडेंसी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसका जो ओवरऑल एवेल्यूएशन है ये तो हमें पता चला कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। तो इससे जो हमें कुछ फैक्टर्स नज़र आए कि क्या चीज़ें हैं ऐसी कि जो रोल प्ले करती हैं। फिनोटाइप एक तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर को कहते हैं और जीनोटाइप्स जीन्स को कहते हैं। तो फिनोटाइप इज़ नॉट मच रिस्पॉन्सिबल, जेनेटिकली डिटरमिन्ड है ये। तो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगी। उसमें हम पढ़ने लगे हैं बायोकेमिकल फैक्टर्स, स्किज़ोफ्रेनिक लोगों के अंदर जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है। उसमें पहली चीज़ है डोपामीन एक्टिविटी, ये सबसे इनिशियल थ्योरी थी और उसमें काफ़ी वेरिएशन अब तक आ चुकी हुई है। दी स्किज़ोफ्रेनिया इज रिलेटेड टू एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, के डोपामीन की जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन में, इसकी एक्सेसिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। अगर हम इसकी एक्टिविटी रिड्यूस कर देंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। शुरू में तो ये पता चला कि एक्सेसिव एक्टिविटी है डोपामीन की, लेकिन बाद में स्टडीज़ ने ये पता चला कि ऐसा नहीं है, बल्कि द मेजर मेटाबोलाइट ऑफ डोपामीन HVA was not found in greater amount in patient with schizophrenia। तो
तो ये काफ़ी हद तक एक हतमी बात नहीं साबित हो सकी है, और इसी तरह ट्रीटमेंट में भी ये चीज़ हतमी साबित नहीं हो सकी है कि डोपामिन ये एक्सेस से ये हो रहा है। न्यूरोकेमिकल वेरिएबल्स इन ह्यूमन लीड रिसर्चर्स टू प्रपोज एक्सेस आर ओवर सेंसिटिव डोपामीन रिसेप्टर, बल्कि ये कहा गया कि दरअसल एक्सेसिव अमाउंट नहीं पैदा हो रही, बस ब्रेन के को ये लगता है कि ओवर सेंसिटिविटी हुई है। ये ऐसे ही है कि जैसे दांत में दर्द होना या दांत को या मुंह को ठंडा और गर्म लगना, यानी वही चीज़ हम पहले खाते थे लेकिन सेंसिटिविटी नहीं थी, लेकिन अब सेंसिटिविटी इंक्रीज हो चुकी है। तो यही चीज़ जो रिसेप्टर्स हैं डोपामीन के ब्रेन में, उनमें भी यही हुआ है। यानी पहली तो ये आई थी कि एक्सेसिव एक्टिविटी से होता है, बाद की जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये बताया कि ओवर सेंसिटिव डोपामीन रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन अ हाई लेवल ऑफ डोपामीन, डोपामीन के हाई लेवल नहीं रिस्पॉन्सिबल बल्कि ओवर सेंसिटिविटी मेन रिस्पॉन्सिबल है। और ये चीज़ PET स्कैन ये वर्ड है, मैं इसको लिख देती हूँ, इसको लिखते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी। ये एक टेक्निक होती है जिससे हम ब्रेन इमेजिंग लेते हैं, जिस तरह ये सारी MRI CT स्कैन ये चीज़ें नहीं होती, इस तरह ये PET भी एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड होता है जिससे हम ब्रेन को स्कैन करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस हो गया डोपामीन एक्टिविटी का। सेकंड हाइपोथेसिस ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि जो ब्रेन स्किज़ोफ्रेनिक का वो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट होता है, और जो पोस्टमार्टम स्टडीज़ थी उनमें ये पता चला कि एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इन सम एरियाज ऑफ द ब्रेन। जो स्किज़ोफ्रेनिक्स हैं, नॉर्मल लोगों के अंदर वो ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है। वो किस किस्म की ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं? फर्स्ट वन इज़ इनलार्ज्ड वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स थी ये ऐसे करके वो जो पाई जाती हैं ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करती हैं, तो वो इनलार्ज्ड हैं, आम लोगों से बड़ी नज़र आई उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में। कहाँ पर? स्ट्रक्चरल प्रोहेबिट्स इन सब कॉर्टिकल टेम्पोरल लिम्बिक एरिया। टेम्पोरल यहाँ पर ये जो हेयरिंग है यानी हेलुसिनेशंस यहाँ पे लेंगी, और लिम्बिक एरिया भी उसके साथ ही होता है जो कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और चीज़ें सारी स्टोरेज ऑफ मेमोरी और बहुत सारे हमारी इंटरनल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। हिप्पोकैम्पस ये भी मेमोरी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। बेसल गैंग्लिया स्लीप अवेक पैटर्न्स में, प्री फ्रंटल जहाँ पर हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, तो ये वाले ब्रेन रीजन्स जो बहुत सारे हायर फंक्शंस करते हैं, यहाँ पर हमें नज़र आया कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पाई गई थी और साथ में इनलार्ज वेंट्रिकल्स का प्रॉब्लम आया। ये चीज़ कहाँ से पता चली? CT स्कैन स्टडीज़ हैं, जो CT स्कैन और MRI स्टडीज़ से हमें ये पता चला। स्पेशली these images of living brain tissue have most consistently revealed that some patients, especially males, have enlarged ventricles. Research also shows a reduction in cortical gray matter in both temporal and frontal region, reduced volume in basal ganglia and limbic system. ये लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है और याद भी करनी है। अच्छा, ये देखें कि ग्रे मैटर क्यों होता है? जहाँ पर न्यूरॉन्स थिक होते हैं वो ग्रे हो जाता है, और जहाँ पर थोड़े थिन होते हैं तो वो जैसे क्लाउड्स की एक लाइनिंग होती है और वो वाइट हो जाती है, तो वो वाइट मैटर बन जाता है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स का कनेक्शन कम हो जाता है इन एरियाज़ में। तो ये भी देखने में आया है कि इनके ब्रेन का जो एक तरह से स्ट्रक्चरल डैमेज है वो भी पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लार्ज वेंट्रिकल्स कम्स फ्रॉम 2 MRI स्टडीज ऑफ पेयर्स ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हु वर डिस्कॉर्डेंट ऑफ फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। दी इल ट्विन हैड लार्जर वेंट्रिकल। अच्छा, एक जो स्टडी थी जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स थे और एक के अंदर हाई सिम्टम्स अपीयर हो चुके हुए थे स्किज़ोफ्रेनिया के, ये पता चला कि उसकी वेंट्रिकल्स ज़्यादा इनलार्ज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर जो था ट्विन था। कुड बी आइडेंटिफाइड बाय सिंपल विजुअल इंस्पेक्शन, और ये इतना क्लियर था कि विजुअल इंस्पेक्शन से ही ये नज़र आ गया। इनलार्ज वेंट्रिकल आर नॉट स्पेसिफिक टू स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन ये स्टिल हमारे पास एक खत्मी बात नहीं है। अभी तक हम कोई भी बात खत्मी तौर पे नहीं कह सके हैं, चाहे वो हमारी डोपामीन हाइपोथेसिस था या CT स्कैन में इनलार्ज वेंट्रिकल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं ब्रेन के, उसमें भी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली मैटर करती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि MR स्टडीज़ हैव शोन रिडक्शन इन ग्रे मैटर्स इन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। जितना मैंने अभी अंडरलाइन आपको करवाया है ना, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपने बीच में से ये वाली लाइंस करनी है। आगे हम चलते हैं, यहाँ तक तो अब हमारा एक तरह से मुकम्मल होता है जेनेटिक हमारा एक तरह से पोर्शन के स्किज़ोफ्रेनिया इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड। हमने ब्रेन केमिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अगली जो चीज़ पार्टिसिपेटिंग फैक्टर होती है वो है डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन। बच्चे को पैदा होने के फ़ौरन बाद उसके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, क्योंकि पूरी बॉडी को
जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी फ्राहमी मुमकिन बनाई जा सके। उस टाइम पर अगर ऑब्स्टेट्रिशियन ने जो काम कर रही हैं उन्होंने कुछ गलती कर दी है, उस वजह से भी कुछ ऐसे डैमेजेस हो सकते हैं ब्रेन सेल में कि उनको रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इस वजह से भी लॉस ऑफ कॉर्टिकल ग्रे मैटर हो जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह और इस तरह की और कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, स्पेशली अगर जेनेटिक डायाथीसिस है। जेनेटिक डायाथीसिस का क्या मतलब है कि जीन्स भी थी और प्लस डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई, ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिल सकी, तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर प्रॉब्लम बना रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, जीन्स भी और इन्वायरमेंट में मिल गए हैं, यानी कोई ना कोई रीज़न है तो वो कॉम्प्लिकेट हो गया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर किसी के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी है भी और वो स्किज़ोफ्रेनिक डायग्नोज भी हो चुका है, अगर उसको सोशल सपोर्ट और केयर गिविंग प्रॉपरली मिल रही है तो उसके अंदर बीमारी के एक्टिव फेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, उसमें रीलैप्स कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड होता है। तो इस तरह से जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये मेजर रोल तो प्ले नहीं करते, बेशक ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, लेकिन बीमारी को कैरी ऑन करने में और उसके अंदर एक तरह से उसको उसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का अहम फैक्टर है। सोशल क्लास, जो स्टडीज़ हैं ये कहती हैं कि लो सोशियो क्लास, इकोनॉमिक क्लास के लोग और जो कहीं ना इकलियतें हैं किसी भी एरिया की, माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें स्किज़ोफ्रेनिया के प्रेसिपिटेट होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन इसके ऊपर सख्त कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं और जो क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ हैं वो ये बात डिनाई भी करती हैं कि ये एग्जिजरेट किया गया, बल्कि दरअसल जो बहुत से जो एक तरह से इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स थे वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। द स्ट्रेसर्स इनकाउंटर्ड बाय दोज इन द लोएस्ट क्लास could be biological. For example, we know the children of mothers whose nutrition during pregnancy was poor are at higher risk for schizophrenia. तो ये चीज़ें शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज जो सोशियोजेनिक हाइपोथेसिस है ये कहता है कि पीपल बिलीव दैट स्ट्रेसर एसोसिएटेड विद बीइंग इन अ लो सोशल क्लास मे काज टू कंट्रीब्यूट टू दिस डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्टिल ये सेकेंडरी फैक्टर्स ही होंगे, प्राइमरी फैक्टर्स हमारा जीन्स ही रहेगा। द फैमिली ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, वो लोग जिनकी फैमिलीज में स्किज़ोफ्रेनिया रन करता है, ये देखा गया है कि वो फैमिलीज ही हेल्दी फैमिलीज नहीं होती और वो डिसफंक्शनल फैमिलीज हुआ करती हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ और ये टर्मिनोलॉजी कॉइन की थी, जिसको उसने नाम दिया था स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदर्स। ऐसी मदर्स जो कंट्ररी इंफॉर्मेशन बच्चों को देती हैं और डूज और डोंट्स के हवाले से उनको एक वाज़े पैटर्न नहीं देती हैं। ऐसे बच्चों के, ऐसी मदर्स के बच्चे हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं और ऐसी फैमिलीज़ में जहनी बीमारियां और स्किज़ोफ्रेनिया भी रन करने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हेल्दी फैमिलीज़ नहीं होती हैं, वो हेल्दी बाउंड्रीज़ और हेल्दी लाइफ पैटर्न्स को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। तो वो रिजेक्टिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, सरकास्टिक जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा अनहेल्दी बच्चों को पैदा करते हैं। इसको मैं रीड कर देती हूँ ताकि अच्छा समझ आ जाए, यहीं से ही पढ़ते हो। स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदर, या फ्रॉइड ने याद रखना है कि ये किया था, पॉइंट फॉर दी डोमिनेंट, कैसी मदर्स होंगी, डोमिनेंट है, कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूसिंग पेरेंट, मदर कह लें या पेरेंट कह लें, who was said to produce schizophrenia to the offspring. These mother was characterized as rejecting, overprotective, self-sacrificing, impervious to the feelings of other, rigid, moralistic about sex and fear of intimacy. इस किस्म की जो मदर्स हैं उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट आते हैं हम डेवलपमेंटल स्टडीज़ की तरफ। ये समझा गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं दे हैव लोअर आईक्यूज, उनका आईक्यू लेवल लो होता है और उनकी जो सोशल इंटेलिजेंस है एक तरह से वो भी कम होती है, यानी किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। तो यूजुअली जो प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है ना, जब स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स अपीयर होने वाले हैं, उस टाइम पीरियड में ये जो स्टडीज़ हैं ये बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं और हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो बच्चा है जो बड़ा अलूफ और आइसोलेटेड रहता है और किसी की गम और दुख का इस पर असर नहीं हो रहा और फ्लैट इफेक्ट दे रहा है, क्या रीज़न है, तो हम इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। प्री स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, अब प्री स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट वही प्रोड्रोमल फेज़ है कि इनको भी स्किज़ोफ्रेनिया फुल ब्लोन एपिसोड अभी नहीं आई है। फाइंडिंग क्या देती हैं, टीचर्स डिस्क्राइब प्री स्किज़ोफ्रेनिक बॉयज़ एज डिसएग्रीएबल इन चाइल्डहुड, स्किज़ोफ्रेनिक गर्ल्स एज पैसिव, और इस तरह से दे वर डिलिंक्वेंट के कोई भी जो सोशल काम है, नॉर्म्स है, रिचुअल्स हैं, उनको परफॉर्म नहीं करते और विड्रॉ रहते हैं। यहाँ पर हमारी इटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मुकम्मल होती है। इसको हमने अगर दोबारा हम थोड़ा सा देखना चाहें तो मैं आपको ये थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि हमारे पास इस हवाले से जो इसकी है
पिक्चर्स वगैरह हैं अगर, तो उसको हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल थेरीज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया मैंने आपको एक्सप्लेन की, साइकोलॉजिकल थेरीज भी, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव भी हमने शेयर की अभी। उसमें हमने फैमिली स्टडीज़ पढ़ी, एडेप्टेशन स्टडीज़ हमने ये देखी अभी, ट्विन स्टडीज़। ये यहाँ पर ना आपको एक ओवरऑल व्यू बन जाएगा कि याद क्या क्या करना है। अगर आपने ये इस तरह से कर लिया जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो आपको याद रहने के लिए, करने के लिए आसानी होगी। लार्ज वेंट्रिकल्स के बारे में लिखना है, वहाँ पर न्यूरॉन डेंसिटी का है, जैसे ग्रे मैटर कम होता है पेशेंट्स में, ये सारी याद रखनी है। प्री नेटल वायरल एक्सपोजर उनको होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्फंक्शंस क्या है, रोल ऑफ डोपामीन क्या है, ये देखा है। मुझे उम्मीद तो यह है कि मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो गया होगा ना। ओवर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामीन रिसेप्टर याद रखना है, ये आखिरी जो लाइन है यहाँ पर ये जो नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। प्रेवलेंस का जो चार्ट था अभी आपने देखा, वो आपने याद रख लेना है। उसके बाद है ये जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है, जो स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदर है, ये इसमें से आया दरअसल कि हार्श पेरेंट्स हैं वो करते हैं। बिहेवियरल थ्योरीज बहुत मेजर रोल नहीं प्ले करती, लेकिन ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप बीएस कर रहे हो और आपने और डिटेल से एटियोलॉजी लिखनी है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ रेनफोर्समेंट वाली प्रिंसिपल्स थे ना जो, वो आप ऐड कर सकते हो साथ में। तो इस तरह से रिसर्च एक दो आप ये वाली ऐड कर सकते हो, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया अभी, उसी में ही है कि ये सैम्पल था। इस तरह से कॉग्निटिव स्टडीज़ क्या कहती हैं, परसेप्चुअल और अटेंशनल डिस्टर्बेंसेस, इस मदद से हम, ये दरअसल ज़्यादा हेल्प करती हैं जब हमने ट्रीटमेंट के ऊपर जाना होता है, लेकिन हम इनके नाम ज़रूर ऐड कर लेंगे। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हमने पढ़ी कि वो ये समझते हैं, अमेरिका में स्टडीज़ हुई हैं तो वो कहते हैं कि एथनिक ब्लैक्स अफ्रीकन जो होते हैं उनमें ज़्यादा है, माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा है, लो सोशियो इकोनॉमिक क्लासेज में ज़्यादा है। तो ये सारी बातें उन्होंने की। डैमेजिंग पेरेंट चाइल्ड एंड फैमिली इंटरेक्शन, फैमिली कम्युनिकेशन थेरीज, कम्युनिकेशन डेविएंस, डबल बाइंड थेरी और एक्सप्रेस्ड इमोशन, स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देती है। ये सारी बातें हम डिटेल से एक दफ़ा पढ़ चुके हैं और ये आपकी आउटलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लिखनी है एटियोलॉजी और अच्छी सी लिखनी है, पूरे नंबर लेने हैं, तो आप ये वाली जो स्लाइड्स हैं आप ये थोड़ी सी देख लें कि ये किस तरह से बनी हुई है। ये वो सोशल क्लास का चार्ट है, अपर क्लास में 0.4% है, लोअर क्लास में 1.9% पर ये चला जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये स्टडीज़ स्टिल जो हैं ये अमेरिका की स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, लोअर क्लास फैमिलीज़ में स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा होता है। समरी हमारी क्या है कि बायोलॉजिकल थेरीज जेनेटिकली डिटरमिनेट करते हैं इसको। उसके अलावा हमें नर्वस सिस्टम में हमने देखा कि स्ट्रक्चरल डैमेज आए हैं। न्यूरो साइंटिस्ट कोई न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर बात करते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी थेरेप्यूटिक अप्रोचेस की तरफ। हमारी एटियोलॉजी कंप्रीहेंसिवली मुकम्मल होती है। थेरेपीज़ में चूँकि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड है तो हमने इसकी मैनेजमेंट के ऊपर आना है और ड्रग्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो एक तरह से वो जो जिसको हम पहले कहा करते थे ना बिजली के झटके, वो भी बड़ा एक इलाज होता है। एक सर्टन इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर की जाती है ब्रेन में, ताकि जो ब्रेन एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है हमारे ब्रेन का, वो इम्प्रूव हो सके पेशेंट्स का। तो वो भी काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। अब आकर थोड़े से कम हो गई हैं वो चीज़ें, लेकिन अभी भी वो मेजर ट्रीटमेंट कंसिडर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ट्रीटमेंट आया है, सर्जिकल प्रोसीजर दैट डिस्ट्रॉय द ट्रैक्ट्स कनेक्टिंग दी फ्रंटल लूप टू लोअर सेंटर ऑफ द ब्रेन। इसने शुरू में ये कहा कि मुझे बहुत सक्सेस मिली है और मैंने जो पेशेंट डल और लिस्टलेस हैं और उनकी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ नहीं है वो रिस्टोर हुई हैं, लेकिन स्टिल इसके ऊपर अभी काफ़ी काम होने वाला है साइको सर्जरी के ऊपर। ये एक नई स्टडीज़ हैं, अभी तक इनके ऊपर हमें ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं मिला कुछ भी ट्रीटमेंट में कि सर्जिकली हम इम्प्रूव कर सकें ब्रेन स्ट्रक्चर्स को। ड्रग थेरेपीज़ में हम जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमें पता चला कि सेंसिटिविटी ऑफ डोपामीन रिसेप्टर ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसकी सेंसिटिविटी को कम करने के लिए ड्रग देंगे। अक्सर जब डोपामीन को कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती है और वो लोअर डाउन हो जाती है एक्टिविटी, तो पार्किंसंस की डिजीज़ हो जाती है जो डिक्रीज इन डोपामीन एक्टिविटी की वजह से होती है। तो इस तरह से वो भी अलग से एक बीमारी है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इस तरह हम उसके केयर गिवर्स को और पेशेंट को कुछ चीज़ें और टेक्निक से सिखाते हैं जिसकी मदद से हम उसको अच्छे तरीके से खाना, अगर एकदम से हेलुसिनेशंस आए, हाउ टू स्टे कनेक्टेड, हाउ टू मतलब उसको बीमारी के बारे में साइको एजुकेट करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस तरह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ उसको जानने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो ड्राइंग्स बनाएंगे, उसके अलावा हम उनको उनकी ब्रेन स्ट्रक्चरिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन स्टिल जो प्रैक्टिकली हमने देखा है वो ये है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित नहीं होती है।
और इसमें हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, साइकोसोशल अप्रोचेस, फैमिली प्रोग्राम्स जिसमें साइको एजुकेशन है, कम्युनिटी सपोर्ट, लोगों को अवेयर किया जाए बीमारी के बारे में, कंबाइंड ट्रीटमेंट अप्रोचेस के सबको मिलाकर इस्तेमाल किया जाए, ये सारी हम देते हैं। ये कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है, ड्रग्स के ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी मर्जी पूछे बगैर कोई भी दवाई नहीं दे सकते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, और आपने याद नहीं करनी है। ये सारी मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, ये हमारे यूज़ होती हैं। सिर्फ इनके नेम्स हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि कोई पर्सन पेशेंट आया और वो दिखा रहा है हमें, तो हमें थोड़ा सा पता हो कि ये किस चीज़ की दवाई, अदरवाइज वी कैन नॉट रिकमेंड अ मेडिसिन। उसके बाद ये ओवरऑल इसका मैनेजमेंट प्लान है हमारे पास। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन दें, गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड करें, सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करें, हाउसिंग, सोशल या वर्क के हवाले से उसको हेल्प आउट किया जाए, फैमिली सपोर्ट दी जाए। स्किज़ोफ्रेनिया पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, 1.5% पॉपुलेशन है, मेल फीमेल दोनों में ज़्यादा होता है। 15 to 40 ईयर्स की एज में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। पैरानॉइड सबसे कॉमन है और 6% सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इसके बाद ये है कि पेशेंट जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है वो कभी भी साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं आते हैं, क्योंकि 70% तो जाकर आमलों और ज्योतियों के पास जाते रहते हैं और फेथ हीलर्स के पास जाते रहते हैं। हमारे पास कुछ इसके अलावा स्टडीज़ हैं जिन इस हवाले से अगर आपने ऐड करनी है तो आप ये वाली स्टडीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने अपने कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप यहीं पर इसको एक तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। यहाँ पर हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का चैप्टर मुकम्मल होता है, जिसमें हमने इसको कम्प्रीहेंसिवली मुकम्मल तरीके से हमने ये सारा पढ़ लिया है। मिलते हैं अगले क्लिप में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी ने कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।